हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इट्स एनवायरमेंटल बाय अदिति। आज के इस लेक्चर में हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो थी उसका पहला पार्ट है ये कार्बन साइकिल, उसकी स्टडी करेंगे। मेनली हमने देखा था दो टाइप की साइकिल्स होती हैं, गैसियस और सेडिमेंट्री। तो गैसियस साइकिल्स हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल्स हैं। कार्बन साइकिल की बात करें तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारी साइकिल्स हैं, एटमॉस्फेरिक साइकिल हैं। ये क्या करता है, ये साइकिल मेनली दिखाता है कि कार्बन का सर्कुलेशन कैसे एटमॉस्फेरिक गैस से होता है और गुजरता है ऑर्गेनिक मैटर में जब ये होता है तब, और उसके बाद फिर से इसका रिलीज बैक हो जाता है एटमॉस्फेयर में। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले क्या रहता है, पहले एटमॉस्फेयर में रहता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब ये गैस क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे ये फिक्स हो जाता है प्लांट के बायोमास में। तो ये फिक्स्ड हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में प्लांट्स में। कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस। फिर क्या होता है, जब रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन करते हैं जब ऑर्गेनिजम्स, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से वापस ये एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो ये बेसिक सा इसका प्रोसेस था। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कार्बन की, ये सारे ही लाइफ के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। अगर हम फॉर्म्स ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है एयर में किस फॉर्म में होता है, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है 0.03%। वाटर में बात करें तो सरफेस वाटर जो होता है नदियों में, तालाब में, जहाँ पे भी, और ग्राउंड वाटर में ये किस फॉर्म में होता है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में रहता है। यानी कि CO3 और HCO3-, या फिर मॉलिक्यूलर CO2 के फॉर्म में रहता है एक्वस फॉर्म में। अब मिनरल्स की बात करें तो जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं ना, उसके साथ कार्बोनेट्स की तरह बना के, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस फॉर्म में भी कार्बन हमारा प्रेजेंट रहता है। अब हमने देख लिया कार्बन किस फॉर्म में रहता है। अब हम देखेंगे सोर्स क्या होते हैं कार्बन के। तो फिक्स सोर्स की बात करें अगर हम, ये हमने देख लिया फॉर्म में किस रह रहा है। अब सोर्स की बात करें, आता कहाँ से है, कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं, वो होते हैं सोर्सेस ऑफ कार्बन फिक्स ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर डीप बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बहुत नीचे टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये एक फिक्स सोर्स है कार्बन का। ऑयल शेल की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर फिक्स्ड एज ऑयल शेल इज टर्म्ड एज हाइड्रोकार्बोनेशियस केरोजन। ठीक है, ऑयल शेल में जो कार्बन पाया जाता है उसको हम हाइड्रोकार्बोनेशियस केरोजन के नाम से जानते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर फिक्स होता है। और ये जो है ये मेजर पोर्शन ऑफ फिक्स कार्बन हमारा होता है। अब कार्बन साइकिल हमने ब्रॉडली समझ लिया था, अब इसके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं एटमॉस्फेयर से, फिर उसको फिक्स कर देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ, फिक्स देम एज कार्बन इन देयर वेरियस बॉडी पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स। जैसे अपने लीव्स बनाने के लिए नए बड्स हो रहे हैं, रूट्स के ग्रोथ में, तो इन सब में फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके कार्बन को फिक्स कर देते हैं। फिर क्या होता है, प्लांट अब बन गया, अब क्या होगा, फूड चेन में आगे जाएगा। यानी प्लांट्स को कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स खाएंगे, फिर वो कार्बीवोरस एनिमल्स खाएंगे। तो उससे क्या होता है कि कार्बन ये वाला जो था वो ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड होता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और अदर लाइफ फॉर्म्स में थ्रू फूड चेन। फिर क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। एनिमल्स जो भी हैं फूड चेन में इन्वॉल्व, वो क्या होंगे, रेस्पायरेशन करेंगे, इनहेल करेंगे ऑक्सीजन और रिलीज करेंगे कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द एटमॉस्फेयर। और एक प्रोसेस क्या होता है, डिकम्पोजिशन। अब यही एनिमल्स जो हैं जब इनकी डेथ होती है और डिके होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का, तो कार्बन जो है फिर से सॉइल में आ जाता है। एटमॉस्फेयर में नहीं गया, क्या हुआ, सॉइल में गया। अब जब सॉइल में जाएगा तो अब इसके ऊपर एक्ट करेंगे डिकम्पोजर्स, माइक्रोब्स, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। अब ये रोल क्या होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ये देख लेते हैं। मेडिएट करते हैं बायो
केमिकल रिएक्शंस। अब माइक्रोब्स जो होते हैं वो कार्बन साइकिल में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कैसे? एक नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसको मेडिएट करते हैं यानी असिस्ट करते हैं। और क्या करते हैं? डिग्रेड एंड फिक्स ऑर्गेनिक कार्बन। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन जो है उसको डिग्रेड करते हैं और फिक्स भी करते हैं। और बाद में बहुत तरीके की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे कि यही डिग्रेडेड और फिक्स ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये रोल था। इस फिगर में आप देख सकते हैं कार्बन साइकिल की, यहाँ पर ये फिगर में शो किया गया है। एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ से फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, ये फिक्स हो गया। प्लांट्स आगे फूड चेन में बढ़ते हैं तो वेरियस एनिमल्स में पास होता है। एनिमल्स जब रेस्पायर करते हैं तो वापस से ये चला जाता है एटमॉस्फेयर में, और जब ये मर जाते हैं तो डिके हो जाता है, फिर फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स भी रेस्पायरेशन करते हैं तो वो भी एटमॉस्फेयर में जाता है। और देखिए जब फॉसिल फ्यूल बन जाता है फिर एनर्जी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। फिर जब एनर्जी से जो कंबशन होता है, जो रिलीज़ होते हैं पॉल्यूशन, मतलब जो रिलीज़ हो रहा है, गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, वो वापस से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देती हैं। तो एटमॉस्फेयर में कहाँ कहाँ से आ रहा है? प्लांट्स जो रेस्पायरेशन कर रहे हैं, एनिमल्स रेस्पायरेशन कर रहे हैं, और जो कंबशन प्रोसेस से रिलीज़ हो रही है गैस वो। सॉइल में कहाँ से आ रहा है? जब प्लांट्स और एनिमल्स का डिके हो रहा है और वो फाइनली फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर एक साइकिल के फॉर्म में दिखाया गया है कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस हुआ, प्लांट का बायोमास बना, प्लांट के बायोमास को फीड करेंगे तो एनिमल बायोमास बन जाएगा। इनका डेथ और इजेशन से डेड टिश्यू और वेस्ट जनरेट होगा। अब क्या है, अब डेड टिश्यू और वेस्ट पे जो डेट्रिटिवोरस जो होते हैं, सैप्रोट्रोफ्स, यानी कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर पे फीडिंग करते हैं, वो भी रेस्पायरेशन करेंगे तो उससे एटमॉस्फेयर में जाता है। ये एनिमल्स रेस्पायर करेंगे तो भी एटमॉस्फेयर में जाएगा, प्लांट्स रेस्पायर करेंगे तो वो भी एटमॉस्फेयर में जाएगा। अब अगर डेड टिश्यू और वेस्ट का इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन और फॉसिलेशन होता है तो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। फॉसिल फ्यूल का कंबशन होगा तो वापस से एटमॉस्फेयर में जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। फिर हम देखें ओशियंस में क्या होता है कार्बन साइकिल का। ओशन में अब कार्बन किस किस फॉर्म में होते हैं वो देख लेते हैं। या तो ये डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं ओशन के अंदर, ओशन का जो वाटर होता है उसमें डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं, या तो ओशन के अंदर जो कार्बोनेट रॉक्स होते हैं उसमें वो बाउंड होते हैं कार्बोनेट रॉक्स के फॉर्म में, या तो फिर प्लांट्स जो होते हैं, ओशियानिक जो मरीन प्लांट्स होते हैं, उनके बायोमास में ये होते हैं कार्बन। अब फोटोसिंथेटिक एल्गी जो होती है वो क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है और बायोमास बनाती है, ठीक है। जो भी वाटर में जो कार्बन जो होता है वो डिज़ोल्व होता है, उसको फिक्स करके जो मरीन जो प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है जिससे कि बायोमास बन जाता है। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिजॉल्व्स इन द वाटर टू फॉर्म वीक कार्बोनिक एसिड। अब जो हमने बात की थी कि कुछ कार्बन होता है ओशन में डिजॉल्व फॉर्म में, वो किस फॉर्म में होता है? कार्बोनिक एसिड के। अब ये कार्बोनिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है और इसका फर्दर डिसोसिएशन हो जाता है H+ आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में। तीसरा क्या है? कार्बोनेट रॉक्स के फॉर्म में कैसे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे फॉर्मेशन होता है? कोरल्स होते हैं, एक तरीके के मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट जो हमें यहाँ कार्बोनिक एसिड के डिसोसिएशन से मिला था, इन दोनों को प्रेसिपिटेट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट के रॉक्स बन जाते हैं। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है सेडिमेंट्स जो होता है ओशन फ्लोर पे, मतलब ओशन का जो फ्लोर है उसमें सेडिमेंट्स में रिजर्व के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। धीरे धीरे इसका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, और जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि ओशन के फ्लोर पे क्या होता है, बीच में
मिड ओशियानिक रिज होती है, यहाँ से हमेशा वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। और भी हॉटस्पॉट्स वगैरह होते हैं ओशन पे जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो तब ये जो मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म में जो कार्बोनेट है वो यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्बन साइकिल ओशन में भी चलती रहती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे क्या इम्पैक्ट है? अब जब हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को तो बहुत सारे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर में निकलता है। वैसे तो देखिए सर्कुलेट होकर जा ही रहा है वो एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो एक नेचुरल तरीके से जा रहा है और उसका अमाउंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हम एकदम से फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे तो बहुत ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारा पहुंचता है। फिर डिफॉरेस्टेशन जब हम करते हैं, अब फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज़ वगैरह होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और हमने अभी पढ़ा है कि प्लांट का जो भी बायोमास होता है, एनिमल्स का बायोमास होता है, उसमें कार्बन स्टोर्ड होता है। जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे यानी पेड़ों को काट देंगे और अल्टीमेटली उन पेड़ों का क्या होगा, जलाएंगे हम उसको, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एयर में रिलीज़ हो जाता है। ऑल्ट्रेशन इन CO2 लेवल, Alteration in CO2 level due to man-made activities causes increase in temperature of the earth due to greenhouse effect. अब इन सब का इम्पैक्ट क्या होता है, जो हम बढ़ा रहे हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है ग्रीन हाउस गैस होती है, क्या करती है नेचुरली वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को रहने लायक बनाती है, रहने लायक टेम्परेचर मेंटेन करती है कि बहुत ज़्यादा अर्थ ठंडी ना हो जाए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाएगी धरती। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दूसरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी इसी से रिलेटेड है। इट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ ड्यू टू सी लेवल राइज, फ्लड्स, ड्रॉट्स, इंक्रीज टेम्परेचर एंड चेंजिंग वेदर पैटर्न। अब इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बहुत बढ़ जाता है तो उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोब का पूरा वार्मिंग होती है पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। तो क्या होता है, इस ग्लोबल वार्मिंग से फिर कई चीज़ें होती हैं, जैसे सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज क्यों होगा, जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं वो इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से गलने लगेंगे, गलेंगे तो क्या होगा, पानी ओशंस में इंक्रीज़ हो जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे। अब सी लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो जगह जगह पे बाढ़ आएगी, कहीं कहीं पे सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट भी अफेक्ट होगा, जहाँ पे बारिश होती थी वहाँ नहीं होगी, जहाँ नहीं होती थी वहाँ होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वेदर पैटर्न में चेंज आ जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया, जहाँ बारिश होती थी वहाँ नहीं होगी, जहाँ नहीं होती थी वहाँ होने लगेगी, जहाँ ठंडा पड़ता था वहाँ गर्मी पड़ेगी। इस तरीके से वेदर पैटर्न पूरे चेंज हो जाएंगे। तो हमने देखा कि कार्बन साइकिल जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ पे। इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी गैसीय साइकिल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।